नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, शराब एक ऐसा नशा है जो कानूनी तौर पर हमारे देश के लगभग हर हिस्से में बेचा जाता है। सरकारें करोड़ों रुपया इस शराब के नाम पर कमाती हैं। ये शराब एक ऐसा नशा है जहां सरकारें इसे बेचती तो हैं, लेकिन सभी लोग, भले ही किसी भी मत या धर्म संप्रदाय की हम बात करें, वहाँ पर ये निषेध है। सामाजिक रूप से ये एक बीमारी है, शराब पीना, शराब की लत, लेकिन फिर भी सरकारें इसे बेचती हैं। परिवार बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी सरकारें इन्हें बेचती हैं। दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू हुई। आज पूरे दिल्ली में शोर मचा हुआ है कि नई दुकानें कहाँ खुल रही हैं, किन रिहायशी इलाकों में खुल रही हैं। इस प्रकार के लाखों सवाल हैं। वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर अलग अलग प्रकार की बातें की जा रही हैं, चुनावी मुद्दे बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी में। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजसेवी श्री राजू आर्य जी और समाजसेवी श्री अरविंद आर्यवीर जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शराब, शराबबंदी और इसके विषय पर। सबसे पहले अरविंद राजू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में शराबबंदी के जो आंदोलन हैं उनके साथ काफ़ी सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। आखिर इस शराब का जो सेवन है और शराब पीने की जो लत है, इसको आपकी नज़र में आप किस प्रकार से देखते हैं? आप काफ़ी करीब से ऐसे परिवारों से संपर्क में रहते हैं जहां युवा जो हैं इन नशों की लत में हैं, तो उनको आप कैसे आप देखते हैं कि ये शराब का जो ये नशा है ये किस प्रकार से हानिकारक है? सबसे पहले तो मैं मुद्दा जरूरी की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा और इतना मतलब आज जो ये मुद्दा है, शराब क्यों आज जो है समाज को जो है अपने दलदल में जो है लेता जा रहा है, इसके ऊपर जो आपने मुद्दा उठाया है, इसके लिए मैं पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं RS न्यूज़ टीवी का भी धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मुद्दों को उन्होंने उठाया जो कहीं ना कहीं सोचने के लिए हमें सोच में डाल देता है कि भाई क्यों जो है शराब जो है आज जो है समाज को जो है अपनी ओर निकलता जा रहा है। देखिए, झुग्गियों के अंदर क्या होता है अमित जी, कि माहौल जो है ना इस तरह का होता है कि माता पिता दिन भर काम करते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते इतना, और बच्चे की जो संगत होती है वो कहीं ना कहीं बच्चों को ना इस नशे की ओर ले जाती है। आज झुग्गियों के अंदर खुलेआम दारू बिकती है, कोई रोकने वाला नहीं है, प्रशासन भी उस पर कोई काबू नहीं कर पाता है, तो बच्चों को जो है बड़े आराम से जो है दारू मिल जाती है झुग्गियों के अंदर आराम से, और उनकी संगत ऐसी होती है कि वो उन्हीं के साथ रह के वो इन चीजों पर जो है जल्दी जो है इनके जो है घेरे में आ जाते हैं और धीरे धीरे जो है इनका सेवन करने लग जाते हैं, और जिससे जो है इनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं इन पे ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से ये पूरा जो है सर्कल, आप मान लो कि नहीं, 12 मतलब 14 साल के बच्चे आज झुग्गी झोपड़ियों में दारू पी रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आज का युवा और आज का बचपन कहीं ना कहीं ये दारू इनको समाप्त करता जा रहा है। और ऊपर से दिल्ली सरकार की ये योजना कि पहले जो दिल्ली में 25 साल की उम्र थी दारू पीने की, अब उसको 21 साल कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये सोचने के लिए हमारे को मजबूर करती है कि हमने कैसी सरकार चुनी है, जो एक तरफ तो कहती है कि हम शिक्षा पे इतना कार्य कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, हमने शिक्षा नीति इतनी अच्छी बनाई है, लेकिन उन्होंने युवाओं को दारू की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया कि एक युवा जो 25 साल का था जब वो दारू पीता था, लेकिन आज वो 21 साल का उनको जो है उन्होंने उम्र जो है निर्धारित कर दी है दारू पीने की। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि सरकार किस तरह से कार्य जो है वो कर रही है अपने राज्य के अंदर। जी बिल्कुल। उम्र घटा दी गई और शराब बेचने की दुकानों की संख्या बढ़ा दी गई। तो ये जो चीज़ है,
हम देखते हैं कि एक तरफ तो सरकारें ये कहती हैं कि हम समाज सुधार, समाज के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सब मानते हुए भी इस प्रकार से जो कानून लेके आए जाते हैं वो हमारे समाज के लिए कितना घातक साबित होते हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो सरकारें ये कहती हैं कि हम समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं, लोगों के लिए कार्य करते हैं, फॉर द पीपल कार्य करते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि शराब जैसा एक चीज़ जो लोगों की बुद्धि खराब कर देता है, लोगों के परिवार खराब कर देता है, लोगों के शरीर को खराब कर देता है, उसको बेचने या उसके सेवन को लेकर बढ़ावा देने वाली जो नीतियां सरकारें लागू करती हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? सर्वप्रथम तो मैं मुद्दा जरूरी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। और जैसा कि आपने पूछा, सरकारें कहते समाज सेवा, ये सब बातें, देखो कुछ तथाकथित कुछ पार्टियां हैं, कुछ लोग हैं, वह कोई शुरू में तो दिखाते हैं हम ये हैं, ये नहीं लेंगे, वो नहीं देंगे, वो सब बातें दिखाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी लोग हैं। और आज शराब की बात करें तो बहुत सारे परिवार इस शराब के कारण उजड़ जाते हैं। और आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा। कालांतर में एक समय बताते हैं कि किसी को दंड दिया गया, उससे अपराध हो गया, ब्राह्मण परिवार से थे वो, तो उनको दंड दिया गया कि जो है 3 दंड दिए गए कि जो है अक्षम्य अपराध था, क्षमा नहीं किया जा सकता था। उनको दंड दिया गया कि जो है पहला था शराब पीने का, दूसरा था मांस खाने का, मांस भक्षण का, तीसरा था कि परिस्त्री उसको जो है ये जो वैशाली वो जो मुजरा इत्यादि करती हैं वो देखने का। तो व्यक्ति सोचने लगा, उसने सोचा कि अगर मैं मुजरा देखता हूँ, वैशाली में जाता हूँ, तो मेरा चारित्रिक रूप से मेरा पति धर्म समाप्त हो जाएगा। और यदि मैं मांस खाता हूँ, गौमांस की बात थी या कोई भी मांस रहा होगा, तो यदि खाता हूं तो किसी पशु की जान जाएगी। और यदि मैं दारू पीता हूं तो शायद उसने सोचा कि नहीं, उसने मदिरा सेवन किया, दारू पी ली, और पीने के पश्चात उसने मांस भी खाया, और फिर वो व्यभिचार भी किया जो नहीं करना चाहिए था। तो वही बता रहा हूं, ये दारू आज हमारे समाज को कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रही है, और बड़े बड़े घर समाप्त हो जाते हैं। परिवार में देखने में आए तो एक व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है, 1.5 लाख रुपए कमाता है, महीने में 1,000 रुपए रोज की दारू पी जाता है। परिवार वालों को उससे समस्या नहीं है, लेकिन समस्या इस बात की है, वो जो शराब पी करके घर में अपशब्द बोलता है, एक्सीडेंट कर लेता है। तो आज बुद्धि भ्रमित करने का ये जो शराब इत्यादि का चल गया है, तो निरंतर। और दिल्ली सरकार ने जो किया पिछले दिनों, जिस दिन वो किया 23 जो मार्च है वो बलिदान दिवस कहा जाता है भगत सिंह चंद्रशेखर, राजगुरु और सुखदेव जी का। तो ये 3 हमारे बड़े प्रोधा उस दिन चले गए, और केजरीवाल सरकार, केजरीवाल जैसे व्यक्ति ने उसको 25 से घटा करके 21 कर दिया। तो ऐसे लोग क्या चाहते हैं? ऐसे लोग क्या ये चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं उनको स्तनपान कराने के स्थान पे उनको मदिरा पान कराया जाए? तो ऐसे लोग ना ही तो राष्ट्र का भला चाहते हैं, ना स्वयं का वो चाहते हैं। तो आज हमारे देश को बरगलाने का कार्य किया जा रहा है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा बिहार सरकार का, जिन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया, जिन्होंने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूं वर्तमान की सरकारों से और वर्तमान की राज्य सरकारों से कि इस नशे को, इस जहर को जितना शीघ्र हो सके इसे समाप्त कर दिया जाए। क्योंकि यदि हम इस जहर के ऊपर अगर विचार ना किया गया, और प्रतिबंध, मैं तो कहता हूं जितने दुर्व्यसन हैं सबके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए, यदि इस राष्ट्र को बचाना है। और जो राष्ट्र जहां पर गलत चीजों का प्रचार किया जाता है, गलत चीजें सरकारी जो वैध रूप से बेची जा रही है, मदिरा जैसी, शराब जैसी चीजें, तो मैं तो कहता हूं उन पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। नहीं तो ये देश और ये दुनिया, ये संस्कृति समाप्त होने की कगार पे निरंतर चल रही है। कुछ लोग पता नहीं क्या करते हैं शादियों में, विवाहों में, इतने पवित्र कार्यों में जहां एक संबंधों का विज्ञान है, जो विवाह बिल्कुल सही आपने कहा अरविंद जी के ऐसी चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और कई सरकारों ने लगाया भी है। गुजरात में प्रतिबंध है, बिहार में प्रतिबंध है। राजू जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से अभी हमारी चर्चा चल रही है कि शराब को लेकर सरकारें प्रमोशन करती हैं, सरकारें उसको बेचना चाहती हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकारें इससे राजस्व प्राप्त करती हैं, टैक्सेस प्राप्त करती हैं, और उसका इस्तेमाल लोगों के लिए करती हैं। उनका तर्क ये रहता है। वहीं
जो सरकारें इसके ऊपर प्रतिबंध लगाती हैं, जैसे बिहार हो गया, या हम देखते हैं कि गुजरात में कई वर्षों से प्रतिबंध लगा हुआ है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं जहां पर लोग नकली शराब पीते हैं, क्योंकि शराब पीने वाला नकली शराब पिएगा या और तरह से और अन्य नशों का जो है सेवन करता है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि शराब अगर बंद कर दी भी जाए तो एक समस्या रुक नहीं जाती। जो उसके आदी हैं वो अलग अलग तरीके निकाल लेते हैं, तस्करी होने लग जाती है, तो उससे तो सरकार को नुकसान ही है। देखिए जी अमित जी, मेन समस्या क्या है ना कि सारा खेल जो है ये पैसों का है, ठीक है ना। क्योंकि शराब जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं आता है, और उसमें जो है राज्य सरकारें अपने हिसाब से शराब पे टैक्स लगाती हैं, ठीक है ना। और शराब बनाने में टैक्स लगाती हैं, शराब बेचने में टैक्स लगाती हैं, उसके साथ वो एक्साइज ड्यूटी लेती हैं, शराब का लेवल लगाने में सफाल स्पेशल सेल्स का जो है वो टैक्स लेती हैं, ट्रांसपोर्ट का फीस लेती हैं, लेबल लगाने का पैसा लेती हैं, रजिस्ट्रेशन का पैसा लेती हैं। ये सब सारा खेल पैसों का है महाराज। अब मानिए कि 600 जो सरकारी दुकानें जो है शराब की दिल्ली में थी, 250 जो है निजी हाथों में थी। अब उन्होंने 850 जो है शराब की दुकानें जो है वो निजी हाथों में देने का जो है उन्होंने जो है इस बार वो निकाला है, जो भी उन्होंने जो शराब की नई जो आबाकारी नीति बनाई है। आप मानेंगे नहीं कि अभी 430 लाइसेंस दिए गए हैं निजी हाथों में, जिसमें से 8,911 करोड़ का जो है मुनाफा वो दिल्ली सरकार को हुआ है, मानेंगे आप। और हमारी ना 70 विधानसभाएं हैं, उसको उन्होंने 32 जोनों के अंदर बांट दिया है दिल्ली को, ठीक है। और हर जोन के अंदर उन्होंने 27 दुकानें जो है शराब की खोलने की इन्होंने जो है बात रखी है। और 272 वार्ड के अंदर जो दिल्ली के जो 272 वार्ड हैं उसमें उन्होंने 3-3 जो है हर वार्ड के अंदर 3-3 शराब की दुकानें खोलने का जो है फैसला किया है। और आप मानोगे नहीं, इनका मानना है कि वो साल के अंदर जो पहले 5% जो है वो उनको जो है फायदा होता था रेवेन्यू का, अब वो 1500 से लेकर 2000 करोड़ का सालाना जो है फायदा लेके चल रहे हैं। कितना फायदा उनको होगा। और ऊपर से ही मैं कहीं पढ़ रहा था, उसमें मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, उसमें हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी कह रहे थे कि ये शराब के लाइसेंस बेच के उन्होंने 10,000 करोड़ का मुनाफा का जो है लक्ष्य रखा है। तो आप सब देख लो कि कितना बड़ा जो है ये पैसों का खेल है, सारा पैसों का खेल है। वो ये देख नहीं रहे कि आज की युवा पीढ़ी और आज की हमारी युवा पीढ़ी किस तरह जो है आज जो है इस तरह से अगर हम हर जगह हर छोटे छोटे मतलब वार्ड के अंदर खोल देंगे दुकानें, तो 3-3 वार्ड मतलब आप मान लो कि एक मतलब वार्ड मतलब एक निगम पार्षद का एक वार्ड होता है, और वहां पे अगर 3-3 शराब की दुकानें होंगी तो अब आज के टाइम में युवाओं को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर के बाहर ही आपके जो है दारू परोसी जाएगी। जी बिल्कुल, अब तो जो खुलेआम दारू पिएगा। जी बिल्कुल सही। तो सारा खेल जो पैसे का ही है। जिस प्रकार से संख्या बढ़ा दी गई है तो निश्चित रूप से लोग पिएंगे, और जो युवा हैं वो आकर्षित होंगे, क्योंकि इसकी जो मार्केटिंग होती है वो इसी प्रकार से आकर्षण के तौर पे की जाती है कि लोग आकर्षित हों उनके प्रोडक्ट के लिए। अरविंद जी, सवाल अभी भी वहीं खड़ा है कि अगर सरकारें उसको रोक भी दें, सरकारें प्रतिबंध भी लगा दें, अभी आपने बोला प्रतिबंध लगा रखा है, तो तस्करी या फिर अवैध शराब, इसके ऊपर तो प्रतिबंध लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसको पीनी है वो अलग अलग ढंग से निकाल लेता है और वो नशा कर रहा है। और भूतकाल में देखा गया जब हरियाणा के अंदर शराबबंदी लगाई गई तो लोग दिल्ली में आके शराब पी के हरियाणा चले जाते थे, पंजाब में जाके शराब पी के हरियाणा वापस आ जाते थे, या राजस्थान से हरियाणा चले जाते। तो इस प्रकार के लोग जो इस नशे के आदी हैं वो इस प्रकार के काम करते हैं कि दूसरे राज्यों से तस्करी करके या वहाँ पीने चले जाएंगे। तो ये सब तो एक तरह से इसके ऊपर तो रोक नहीं लगा पाती सरकारें, तो आखिर में उन्हें इस प्रतिबंध को हटाना ही पड़ता है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय के ऊपर जो प्रतिबंध की बात आती है वो संपूर्ण भारत में बंद की जाए। हम एक राज्य में एक जिले की बात नहीं कर रहे हैं कि एक जिले में रोक लग जाए, संपूर्ण भारत की बात कर रहे हैं। और केवल बेचने पे, खरीदने पे या फिर देने पे नहीं, इसके ऊपर तो जो पीता है उसको भी दंड मिलना चाहिए। ये जो सरकारें गोल गोल घुमा करके हमें 25 से 21 पे लेके आ रही हैं, जो ये सब सिस्टम किया है, तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए और पूर्ण प्रतिबंध चाहिए, केवल एक प्रतिबंध नहीं। अब ये मुट्ठी अगर हमें बंद करनी है तो इस मुट्ठी को बंद करने के लिए 5-4 उंगलियों को
दबा करके इसके ऊपर पूरा लोग हमें जो है इसका लेना पड़ेगा। हमें आयुर्वेद में ऐसे सिखाया जाता है, यदि मुट्ठी बंद करनी है तो इसके ऊपर लोक लगाना पड़ेगा, लोक नहीं लगेगा तो फिर गड़बड़ होगी। तो इसको बंद करने पूर्ण प्रतिबंध चाहिए, केवल सामान्य रूप से नहीं, पूर्ण प्रतिबंध। पिलाने वाला पीने वाला दोनों के पर कानून बनना चाहिए, दंड व्यवस्थाएं मजबूत होनी चाहिए। और मैं बार बार कहा करता हूं, मनुस्मृति कहती है दंडेन शासन प्रजा, दंड व्यवस्था इतनी सुबल होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी नेता का हो, किसी का भी हो, अभिनेता का हो। अभी पिछले दिनों वो एक नाचने गाने वाला, उसको पकड़ा गया ड्रग्स के मामले में, तो प्रतिबंध पूर्ण रूप से होना चाहिए, सामान्य रूप से नहीं। और कोई चाहे सामान्य व्यक्ति है, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई भी त्रुटि हो जिससे भी, उसको बराबर रूप से दंड मिलना चाहिए। और जिस दिन दंड मिलना प्रारंभ हो गया, मैं कहता हूं प्रतिबंध पूर्ण रूप से हो जाए। धूम्रपान निषेध है सार्वजनिक स्थानों पर, लेकिन जो निषेध करने वाले हैं, जो पकड़ने वाले स्वयं पी रहे हैं। निर्माण का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। आर्य समाज की ओर से निर्माण का कार्य बहुत बहुरूप से चल रहा है। राजू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी निरंतर इस तरह कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह की संस्थाएं, उनको सबल रूप मिले, ग्रांट मिले उनको, जो सरकार की ओर से, सरकार की ओर से ऑथेंटिक रूप से उनको कार्यक्रम करने का वो मिले, उनको बराबर रूप से उनको सहयोग दिया जाए। तो क्यों नहीं होता? होने को कुछ भी हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है जी। असंभव कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए, पूर्ण रूप से लगना चाहिए। और प्रचार किया जाता है, कुछ नाचने गाने वाले लोग, कुछ क्रिकेटर्स उसका प्रचार करते हैं, उसका प्रचार क्यों नहीं करते? जो घर घर बर्बाद हो रहे हैं, लोगों की पूरी जमीन बर्बाद हो जा रही है। 100 बीघे जमीन थी, आज वो बोतल में डंडी घुमा रहे हैं। बोले क्या हुआ भाई साहब? बोले हम तो जो है ना वो अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं, बोतल में डंडी मिलेगी क्या? अरे बर्बाद हो गए। ऐसे से चुटकुले चलते हैं कि जो थोड़ी दारू पिला दो बच्चों को, उससे लोग ठीक होंगे। अरे इतनी अच्छी दवाई आ रही है, वो खिलाओ, दारू से क्या ठीक होगा? दूसरे को लत पड़ जाएगी। निरंतर प्रतिबंध इन चीजों के ऊपर लगना चाहिए। और यदि खान पीन आहार शुद्ध हो तो शुद्ध हो कहते, ऐसा प्रचार चलता है, ऐसा कहा जाता है, जैसी पिएंगे दूधी वैसी होगी दूधी, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी पानी, और जैसा होगा हमारा खान पान वैसा होगा हमारा व्यवहार। तो खान पान जब तक सुधरेगा नहीं, आहार शुद्ध तो जब तक इस चीज की शुद्धि नहीं होगी, मानव सही रूप से कार्य निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। ये खाली वो चल रहा है, सब चीजें दिखावटी चल रही हैं। तो इसके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए। और नशा केवल दारू ही नहीं, शराब ही नहीं, जिस प्रकार के मादक पदार्थ बनाने वाले, बेचने वाले, सब प्रकार के उनके ऊपर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लगना चाहिए। और जब तक लगेगा नहीं, तब तक निर्माण कार्य नहीं हो सकता। दंड व्यवस्था एकदम सबल होनी चाहिए, चाहे वो मोदी जी प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो। देखो निरंतर उन्होंने कठोर दंड व्यवस्था बनाई है, और कठोर दंड व्यवस्था बनाई तो इसका परिणाम ये है कि व्यवस्था सबल चलने लगी। कार्य करने वाले आज भी वही है, अब से जो पिछली सरकार वही कर रही थी। तो किया जा सकता, कुछ भी असंभव नहीं है। दंड व्यवस्था एकदम सबल बननी चाहिए, कोई इसके ऊपर छूट नहीं होनी चाहिए, कोई भी चाहे। और जिस दिन देखना, शराब के ऊपर देखते निरंतर कितने उत्पीड़न होते हैं, कितनी सारी चीजें होती हैं। और जितने भी देश में विदेश में जितने भी वो होते हैं बलात्कार के केस, जितने भी कुकर्म किए जाते हैं, उनके अंदर पीछे का अगर उठाकर देख लीजिए, नशा करने वाला व्यक्ति ही मिलेगा। आपने बिल्कुल सही बात की, दंड मिलना चाहिए। लेकिन मुद्दा अभी भी सवाल वहीं का वहीं खड़ा है राजू जी, के सरकारें प्रतिबंध ना लगाने के पीछे तर्क देती हैं, अपने आप को अच्छा साबित करना चाहती हैं, तो वो अलग अलग बातें करती हैं। जिस प्रकार से उनका कहना है कि इससे मिलने वाला टैक्स जो है वो लोगों को फ़ायदा देगा, लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम बात करते हैं कि जब शराबबंदी हो जाए तो उसके जो दुष्परिणाम हैं उसके बारे में सरकारें बात करती हैं कि जहरीली शराब पीने से देश भर के विभिन्न हिस्सों के आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं, बिहार के आंकड़े पेश कर दिए जाते हैं कि वहाँ अभी शराबबंदी है तो वहाँ इतने लोग मर गए। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी वैसे मामले सामने आए जब शराब जो है वो खुलेआम बिक रही थी, लेकिन उसके दौरान भी जहरीली शराब पीने से लोग मारे गए। तो इस प्रकार की जो चीज़ है, सवाल वही है कि क्या केवल और केवल शराब की नीतियां इस देश को बर्बाद कर रही हैं, या हम खुद स्वयं अपनी आदतों से इस को बढ़ावा दे रहे हैं? क्योंकि सरकार अगर प्रतिबंध कर दे तो अलग अलग जो है हम तरीके ढूंढ लेते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले सर्फ कर रहा था यूट्यूब पे, तो वहाँ पे घर में कैसे शराब बनाई जाए, इसके ऊपर बहुत सारे हजारों वीडियो हैं जिनको कई मिलियंस, लाखों लोगों ने उसको देखा है। तो वो लोग देखने वाले कौन हैं? कौन इतने
चाव से उन वीडियोस को देखते हैं, शायद उसमें से कुछ लोग इसका इस्तेमाल भी करते होंगे। तो सवाल तो वही है कि क्या सरकारें ही केवल इसके लिए जिम्मेदार हैं या हम भी जिम्मेदार हैं? राजू जी। देखिए जी, सरकार एक पिता होता है और पिता का काम होता है कि अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाना। ठीक है जी। मान लीजिए कि मेरा ही घर है या आपका किसी का भी घर है, कोई भी पिता ये चाहता है कि उसका बच्चा गलत राह पे चले, या उनको पता लगे कि भाई इनका बच्चा ये चीजें गलत कर रहा है तो उसको बढ़ावा देने के लिए कहेंगे नहीं तू करता रहे, मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। अरे अगर कोई व्यक्ति दारू पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप तो गवर्नमेंट है ना, आपको तो प्रतिबंध लगाना चाहिए। और राज्यों ने भी तो लगाए ना, जैसे आप कह रहे थे कि गुजरात ने लगाया है, बिहार ने लगाया है। मैं आपको और बता दूं कि और भी कई राज्य हैं जिन्होंने दारू पे जो है वो बैन लगाया हुआ है, जैसे कि लक्षद्वीप है, मणिपुर है, मिजोरम है और नागालैंड है। इन राज्यों में भी दारू जो है बैन है। ठीक है जी। और एक बात और बता अमित जी कि हम दारू क्या छोड़ नहीं सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। क्या लॉकडाउन के अंदर 8-8 महीने लोगों ने दारू नहीं पी तो क्या वो क्या उन्होंने क्या उनका जीवन क्या खराब हो गया? क्या वो बिना दारू के जी नहीं पाए? ऐसा है जी, चीजें जब आसानी से हमें उपलब्ध हो जाएंगी ना तो हम उसके लिए जो है परिश्रम नहीं करेंगे। ये तो सरकार का सिर्फ एक बहाना है कि भाई अगर हम दारू पे बैन कर देंगे तो लोग बाहर जाके दारू पी लेंगे। ये गलती किसकी है? बाहर कैसे जा रहे हैं? बाहर से दारू कैसे आ रही है? नकली दारू कैसे बन रही है? कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है ना, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कमी है, जिसकी वजह से खुले में वो चीजें जो है अवैध रूप से बिक रही हैं। अगर हम पूरी तरह से अगर किसी चीज को बंद करने की प्रक्रिया में लग जाएं और सच्चे मन से और अच्छी नीयत से उस कार्य को करें तो क्यों नहीं वो कार्य बंद हो सकता है। बहुत अच्छी बात अभी अरविंद जी ने कही कि भी जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अब हमारे इतने अब आज के समय में समस्या सिर्फ अमित जी ये है कि आज हमारे जो है एक कहते हैं ना कि हमारे एक आदर्श जो है आजकल वो हमारे कोई महापुरुष नहीं रहे, हमारे भगवान श्री राम जी नहीं रहे, श्री कृष्ण जी ने। आज हमारे आदर्श कौन है? अमिताभ बच्चन, जो पान मसाला का ऐड कर रहे हैं। ठीक है। हमारे क्रिकेटर क्या नाम है, विराट कोहली, वो क्या नाम है, रॉयल चैलेंज की दारू की बोतलों का प्रचार कर रहे हैं। तो ये हमारे आइडियल हो गए। हमारे महापुरुष वो आइडियल नहीं रहे हैं। तो जैसे हमारे आइडियल होंगे जो क्योंकि उनको तो एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए करोड़ों रुपए का पैसा मिल जाता है, लेकिन वो सोचते नहीं है कि भाई जो उनको फॉलो करते हैं उनकी चीज को देख के वो चीजों को अपने ऊपर अपना लेंगे। वो चीजें नहीं देखते। उनको तो पैसा मिल रहा है, वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता ना कि उनके एक प्रचार से कितने लोग जो है इन चीजों के अंदर फंस रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को ऐसी चीजों पर भी कहीं ना कहीं बैन करना चाहिए। अभी देखो अमिताभ बच्चन कितने लोगों के क्या नाम है आइडियल है। आज अमिताभ बच्चन पान मसाला का प्रचार करते हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अमित जी ये पूरी तरह से जो है ये जाल बिछाया जा रहा है। आज देखो, आज इनके बच्चे ही नहीं बचे इन नशे से बचे होंगे क्या बताओ? अभी आर्यन खान जेल में होके आया है वगैरह में ड्रग्स के मामले में। तो क्या ये अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं? जो हमारे बच्चे हमारे बड़े उनको अपना आइडियल मान के उनकी राह पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो अमित जी कहीं ना कहीं इन्हें सोचना पड़ेगा कि हमें इस चीज को खत्म करना है, हमें इस चीज को बंद करना है। आप मानोगे नहीं, भारत में ही हर साल 10 लाख मौतें जो है शराब पीने से होती हैं और पूरी दुनिया के अंदर 20 में से 1 मौत जो है वो शराब पीने की वजह से होती है। क्या ये आंकड़ा कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए मजबूर नहीं करता कि आज हम किस दिशा में जा रहे हैं और ये नशा कैसे आज हमारा जीवन खत्म करता जा रहा है? 10 लाख मौत साल के अंदर अगर दारू से हो रही है, शराब पीने से हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा ना कि हमें इस चीज को बैन करना है कि नहीं करना है। अरे सामने वाला व्यक्ति कैसा वो कर रहा है आप उसको छोड़ो ना, आप कैसे उस पर जो है क्या नाम अपनी प्रतिक्रिया देते हो, आपको उसको सोचना पड़ेगा ना अमित जी। आज आप देख लो, आपको चलो ठीक है, आपने कहा चलो हम अगर दारू बंद नहीं करते तो लोग जो बाहर से पी रहे, अगर बाहर से लोग पी रहे तो आपने उम्र कैसे कम कर दी बच्चों की? बताओ, आपने 21 साल कर दिया। 21 साल की क्या एज होती है बताओ? एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी एक होता है जो कॉलेज के मतलब मान लो कॉलेज की उम्र होती है उस व्यक्ति की, और वो शराब के नशे में पड़ जाएगा तो क्या अपनी शिक्षा को आगे लेके जाएगा और कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा? कितनी खबरें सुनने को मिलती हैं कि आज दारू के पैसे ना मिलने से क्या पति ने अपनी पत्नी को मार दिया। और आप मानोगे नहीं, हम जिस माहौल में रहते हैं ना अपने अमित जी, कि आर्य समाज के द्वारा हम झुग्गी झोपड़ी में कार्य करते हैं और इसीलिए करते हैं कि भाई झुग्गियों के बच्चे जो है वो जुआरी ना बने, क्या नाम है, शराबी ना बने। लेकिन आप देखते तो बड़ा दुख होता है कि 15-15 साल का बच्चा नशे में जो है कहीं ना कहीं फंसता चला जा रहा है। ऊपर से आपने 21 साल की एज कर दी है, आप तो खुलेआम दारू पिएगा और ऊपर से आप कुछ भी नहीं कर पाओगे उसके साथ, तो उसका तो डर खत्म हो गया है। अमित जी आज झुग्गी झोपड़ियों के अंदर क्या दुर्दशा हो रही है आज युवा पीढ़ी की, आप देखोगे तो आप कहीं ना कहीं उनको देख के आपका मन इतना दुखी होगा कि आज 14-14 साल के बच्चे, 15-15 साल के बच्चे दारू के लिए अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठा रहे हैं जब उनके घर से पैसा नहीं मिल रहा, चोरियां कर रहे हैं।
आप मानोगे नहीं, चोरियां कर रहे हैं, क्योंकि नशा उनके जीवन में जो है घर कर गया है। अगर नशा नहीं करेंगे तो उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। उस तरह से इस तरह की नीति दिल्ली सरकार की कहीं ना कहीं सोचने के लिए हमारे को बाध्य करती है। और आप मानोगे नहीं, दिल्ली में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ 24 घंटे दारू पीने की जो है बातें चल रही है, कि वहाँ 24 घंटे दारू जो है परोसी जाएगी। अब ये सोचो ना अमित जी, कि कैसा हम जो है वो आज दिल्ली हम जो है युवाओं को दे रहे हैं, और कैसा भविष्य हम युवा मतलब जो है आने वाली पीढ़ी को देंगे, कहीं ना कहीं सोचने के लिए बाध्य कर रही है। तो मैं तो यही दिल्ली सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जो ये नीति लेके आई है आबाकारी नीति, इसको पैसे की तरह ना सोच कर जो है एक अच्छे उसी तरह सोचे कि भाई हम जो है किस तरह से जो है हम आगे ये युवा पीढ़ी को लेके जाएंगे। तो अगर ये सरकार इस तरह से नहीं सोचेगी तो वो दिन दूर नहीं, जो हर घर का एक युवा तो जरूर जो है दारू के पीछे जो है अपना जीवन जो है समाप्त कर देगा। ये बात आपने बहुत बड़ी कही कि हमें भी सोचना होगा कि हमारी युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है और किसको आइडियल बना रही है। हम किसको अपना किसको देखकर हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। यानी हमको महापुरुषों की ओर देखकर हमें भगत सिंह बनना है, हमें श्री राम के आदर्शों पे चलना है, या श्री कृष्ण के आदर्शों पे चलना है, या फिर हमको उस चकाचौंध भरी दुनिया यानी बॉलीवुड या हॉलीवुड या फिर टेलीविज़न के ऊपर आने वाले फिल्मी कलाकारों की जो नकली ज़िंदगी है उसके ऊपर चलना है। जिस प्रकार से हम देखते हैं एक फिल्म आई शराबी, उस शराबी के बाद लोगों ने अलग अलग तरह से शराब पीना शुरू कर दिया। इसी प्रकार से बहुत सारी फिल्में ऐसी आई जहाँ पर ड्रग्स का इस्तेमाल करता दिखाया गया, लड़कों को दिखाया गया किस प्रकार से सिगरेट पी रहे हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो हमारे युवा पीढ़ी के ऊपर एक फैशन के तौर पर थोप दी जाती हैं, एक संस्कृति के अंदर अलग ही प्रकार से महामंडित कर हमारी संस्कृति का हिस्सा दिखा दी जाती है, समाज का एक हिस्सा दिखा दी जाती है। लोग उसका हिस्सा बनने के लिए उन चीज़ों को अपना लेते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि शराब की जो नीति सरकारें लागू करती हैं, कहीं ना कहीं वो धन अर्जित करना या फिर लोगों को खुश करना उनका ज़्यादा रहता है, बजाय इसके कि समाज सेवा हो। क्योंकि अगर इलेक्शन हो, भारत में कहीं भी इलेक्शन हो, शराब एक आम चीज़ है, बटना कैंडिडेट शराब बांटते हैं, ये एक आम चीज़ है, ये कोई दबी या छुपी हुई बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे समाज का एक हिस्सा तो बनती जा रही हैं, लेकिन ये हिस्सा एक ऐसा नासूर है जो धीरे धीरे समाज को खोखला कर रहा है, परिवारों को खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। एक और जहाँ शरीर इससे कमज़ोर होता है, अंदर से खोखला होता है, वहीं परिवार की संपत्ति, धन, परिवार की खुशियाँ वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती हैं। और ऐसे में अगर शराब पीने वाले की मृत्यु हो जाए तो पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। ये हम सबको समझना है, हम सबको इसके ऊपर विचार करना है। तो दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। राजू जी आप हमारे साथ जुड़े और अरविंद शास्त्री जी आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों ही मेहमानों को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।